हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2013 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश में आकृतियों के 2 समुच्चय हैं। पहली 4 आकृतियां जो हैं प्रश्न आकृतियों के रूप में नामित हैं और अगली 4 आकृतियां उत्तर आकृतियों के रूप में नामित हैं, जो ए, बी, सी और डी के रूप में निर्दिष्ट की गई हैं। प्रश्न आकृतियां एक विशेष अनुक्रम का अनुसरण करती हैं। उसी के अनुसार 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी एक 5वीं आकृति के रूप में आएगी, ये आपको देखना है। तो हमारा 61वां प्रश्न है आज। देखिए, आपके सामने 4 आकृतियां दी हुई हैं और आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 1 बाई 1 करके आप कुछ चीज़ें नोटिस कर लीजिए। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका ऊपर की तरफ एक सर्कल है, सर्कल के बीच में एक, यानी इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक फिर आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में एरो है। यानी 3 आकृतियाँ, एक आकृति के भीतर 3 आकृतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। यानी एक सर्कल, एक यहाँ पर आप एरो और एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल से स्टार्टिंग करते हैं। तो ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ट्रायंगल पहले नीचे की डायरेक्शन में है, अब ऊपर की डायरेक्शन में हो गया है, फिर से नीचे की डायरेक्शन में गया है और फिर अब ऊपर की डायरेक्शन में हो गया है। यानी अब अगली जो 5वीं आकृति आएगी उसमें जो तीर का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ हो गया। तो हमारे सामने यहाँ पर ए वाला ऑप्शन तो निकल गया, क्योंकि ए में ऊपर की तरफ है। अब बचे हैं आपके 3 ऑप्शन। अब 3 में से हमें ढूंढना है। अब देखिए, इसको ऊपर वाले सर्कल को देख लेते हैं। सर्कल आप देख पा रहे हैं, सर्कल पहले यहाँ पर आया है इस आकृति में, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से फिर ये यहाँ गया है, अब फिर यहाँ से ये यहाँ गया है। तो यानी अब इसका मतलब क्या है कि अब अगली वाली आकृति में सर्कल जो आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, यानी यहीं पर तो आएगा सर्कल। तो हमें ये पता चल गया है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यानी इनमें से कौन सी ऐसी आकृति, यहाँ पर सर्कल यहाँ पर आ रहा है तो सी वाली आकृति है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला, यानी आपका 61वें का आंसर है सी वाला। अब 62वां प्रश्न है आपका। अब देखिए, यहाँ पर भी आकृति दी हुई है, ध्यान से देख लीजिए आप। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी नोटिस करना है। यानी आपके एक सर्कल के भीतर आपके 3 चिन्ह बनाए गए हैं। 3 में आप देख पा रहे हैं, यानी एक इस तरह का चिन्ह है और दूसरा इस तरह का चिन्ह है और बीच में यहाँ पर एक एरो है। एरो की डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ है। अब देखिए, यहाँ पर आप कुछ नोटिस करिए। यहाँ से जब हम इस आकृति में जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो हैं, ये 2 आकृतियाँ जो हैं ये एडिटेड हो जाती हैं और ये लेफ्ट साइड में आ जाती हैं, जबकि ये वाली आकृति जो है इधर पहुंच गई है। और इधर पहुंचने के बाद इसने क्या किया है, अपनी वाटर इमेज क्रिएट की है। वाटर इमेज क्रिएट की है, यानी पानी वाली इमेज जो कि उल्टी होती है, वो इमेज इसकी बन गई है। फिर से हम देखते हैं। अब आप देखेंगे ये जो है, यानी ये जो है, अब इनका स्थान यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या है, साइड में आ गए और एरो यहाँ पर पहुँच गया। तो एरो जब जहाँ पहुँचा है तो इसकी भी वाटर इमेज बन गई है, आप देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप फिर ये देखेंगे, यानी कि ये 2 जो है ये इधर आ गए, यानी ये दोनों आकृतियां फिर यहाँ आ गई हैं और ये वाला जो है इसका वाटर इमेज बन गया है। अब देखिए, यहाँ पर अगली वाली आकृति में आप ध्यान से देखिए ये कहाँ जाएगा। तो देखिए, जब आप इसको देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप ये वाली जो आकृति है, यानी कि अब ये वाली आकृति साइड में आ जाएगी और ये वाली जो है इस साइड में आ जाएगी। यानी ये जो आकृति बनेगी इसकी वाटर इमेज कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह की वाटर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब आकृति कौन सी है इस तरह की। तो देखिए, पहली वाली नहीं है, ये सेकंड वाली, हाँ ये सेकंड वाला कथन आपका सही है। तो 62वें का आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। 63वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित आरेखों पर विचार कीजिए। एक्स पुरुष एक स्थिर चाल से काम करते हुए एक विशेष कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। इन आरेखों में से कौन सा एक एक्स और वाई के बीच संबंध दर्शाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि एक्स मैन, यानी एक्स आदमी है और ये काम कितने दिन में निपटा रहे हैं, ये 22 दिनों में काम ये निपटा रहे हैं। ये हमें यहाँ पर दिया गया है। आप हमेशा ध्यान रखना, जो मैन है यानी आदमी है, हमेशा जो डेज होते हैं इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम आदमी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो समय है वो कम लगेगा, यानी दिन कम लगेंगे। मान लीजिए अभी 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पर आदमी और बढ़ा दिए, 20 आदमी कर दिया, तो हो सकता है वो 2.5 दिन में काम निपटा दें। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैन है, जब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी दिनों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इसकी उल्टी इमेज भी बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर डेज जो है ये भी आपके इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे, 1/m, यानी मैन के।
कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमारे पास दिनों की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, आदमियों की संख्या घट रही है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ से देखिए एक सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं, यानी मैन की अगर संख्या बढ़ाई जाएगी तो दिनों की संख्या आपकी क्या घट जाएगी, और मैन की संख्या आपकी जो घटेगी तो इसका मतलब क्या है, दिनों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से अब जब आप ऐसा कोई यहाँ पर इमेज देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे पुरुषों की संख्या बढ़ रही है और दिनों की संख्या घट रही है। क्या आरेख 1 में दिख रहा है, आरेख 1, फिर अगला है पुरुष। देखिए ये जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे कॉन्स्टेंटली यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, आदमी कम है लेकिन समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस वाले में आप देखेंगे ये क्या है, ये दिख रहा है कि आरेख 3 नहीं, यहाँ पर आपका आरेख नंबर जो 4 है ये वास्तव में दिखा रहा है। यहाँ पर आप एक तरह से देखते जा रहे हैं जो पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या लगातार, क्योंकि पुरुष जो है एक्सिस पर दिखाए गए हैं और दिन जो है वाई एक्सिस पर दिखाए गए हैं, तो पुरुषों की संख्या जब एकदम बढ़ी है तो आप देखेंगे यहाँ पर दिनों की संख्या एकदम कम होने लगी है। तो यहाँ पर आपकी जो आकृति है डी वाला आरेख आएगा, यानी ऑप्शन होगा 63 का डी, आरेख नंबर 4। 64वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित आव्यूह पर विचार कीजिए। देखिए आपके सामने एक आव्यूह दिया हुआ है और आपको x का मान फाइंड करना है कि x का मान क्या आएगा। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनके लिए अभ्यास बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है। आपको अपना लॉजिक लगाना होता है कि हमें क्या करना है, गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ करना है, घटाना है, क्या करना है, आपको अपना लॉजिक लगाना होता है। तो जितना आप इसका अभ्यास कर लेंगे उतने ही ज़्यादा आप इस काम में निपुण हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पहला वाला, अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई है, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है और इसका जो थर्ड डिजिट है, आप अगर इन दोनों का सम कर दें तो ये सेकंड डिजिट वाले के सम के बराबर हो जाएगा। चलिए हम करके देख लेते हैं, यानी कि आप इन 3 + 7 = यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 + 7 + 0। तो आपको यहाँ पर आप ये वैल्यू पाएंगे, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 10, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये वाली भी आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पर 2 + 6, और इधर क्या है आपका 2 + 2 + 4, तो आपको भी वही मिल जाएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर भी अंदर भी 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप ये वाला भी कर लीजिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, 1 + x = 7 + 3 + 0। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना पाएंगे, यहाँ पर 1 + x, और ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, और यहाँ यानी ये इस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर सी, यानी x के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9 आएगा। तो आंसर है आपका 64 का सी। 65वां प्रश्न है अब आपका, 4 कारें 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर और 40 रुपये प्रति लीटर डीजल की लागत पर किराए पर ली गई हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित सारणी में दिए गए ब्यौरे पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आपके सामने टेबल दी हुई है जिसमें कार ABCD दर्शाई गई हैं और माइलेज दिया हुआ है, यानी मील दूरी नहीं है, ये माइलेज है। यानी आपने देखा होगा जब भी आप कार रेंट पर लेते हैं तो क्या करता है, जो कार वाला ड्राइवर होता है कहता है कि भाई इतने रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो गाड़ी जाएगी, ऊपर से हमारी गाड़ी जो है 20 का माइलेज दे रही है, 10 का माइलेज दे रही है, उसके हिसाब से आपको डीजल का भुगतान भी अलग से करना पड़ेगा। यही तो होता है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर ही माइलेज दिया हुआ है, यानी एक कार जो है इसका माइलेज कितना है, 8 का बताया गया है, घंटे कितने ले रही है, 20 ले रही है, कुल भुगतान किसने किया है, इसने 2120 का किया है। इसी तरह से BCD का भी सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर डिस्टेंस मिसिंग है, यानी अगर आप ये पूरे प्रश्न में देखेंगे कहीं भी डिस्टेंस नहीं बताई गई है कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस के बारे में चर्चा नहीं की गई है। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सी कार ने अधिकतम औसत चाल बनाए रखी है। यहाँ पर हमें औसत चाल पूछी गई है, कौन सी कार की औसत चाल सबसे ज़्यादा रही है। तो सबसे पहले इसको देखिए हमें समझना होगा और निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो कार आपकी A, B, C और D है, इन्होंने जो दूरी तय की है वो हम उसे मान लेते हैं। दूरी कितनी तय की है, यानी कि जो A, B, C और आपकी जो D कार ने जो दूरी तय की है, इन कार के द्वारा जो दूरी तय की गई है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं इस रेस्पेक्टिवली यहाँ पर कि A ने जो है स्मॉल a तय की है, B ने स्मॉल b तय की है, C ने आपकी स्मॉल c तय की है और D ने आपकी स्मॉल d तय की है। हमने ये दूरी मान ली, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कार A का, यानी कि यहाँ पर टोटल पेमेंट ऑफ कार A, यानी कि आपका जो कार A का टोटल पेमेंट कितना है वो हम निकाल लेते हैं। टोटल पेमेंट ऑफ कार A, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इसमें टोटल पेमेंट हम कार A का जब निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर A तो क्या है हमारी, यानी A हमने जो मानी है इसकी दूरी मानी है। अब हमें ऊपर दिया हुआ है कि 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर, यानी कि यहाँ पर 6 × A आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 40,
यानी कि आपकी क्या है, यानी 40 रुपये प्रति लीटर की जो माइलेज है, तो इसमें A/8 यानी 8 यहाँ दिया हुआ है माइलेज हमारा। और ये कितना आ रहा है, भुगतान कितना किया है हमने भुगतान किया 2120 का। अब देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे पास दूरी जो है मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर दूरी क्या मान ली है, स्मॉल a दूरी मान ली है। अब आपको ये बताया गया है ऑलरेडी प्रश्न में कि 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से, यानी कि यहाँ पर जो दूरी हम तय करेंगे उसमें 6 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस हम जो माइलेज निकालेंगे, यानी हमें डीजल का भुगतान अलग से करना है। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि मान लीजिए 40 रुपये के हिसाब से जो डीजल का भुगतान करना है, अब आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो हमने क्या किया, हमारी जो कार है 8 का माइलेज दे रही है, तो हमने इसको 8 से भाग दे दिया और 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितने के बराबर है, 2120 के बराबर है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6A, ठीक है, प्लस 40A आपका अपॉन 8 बराबर 2120। देखिए मैंने यहाँ पर जो आपका जो है पूरा ये निकाल कर रख लिया है, तो यहाँ पर आई थिंक आप जो है अपना कॉपी पे से सॉल्व कर लेंगे, बाद बाकी मैंने तो अपना पूरा निकाल के रख लिया है। तो यहाँ पर 8 पंजे 40, ठीक है, तो 6A प्लस 5A बराबर 2120 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा 11A बराबर 2120, यानी कि A बराबर जो आ जाएगा आपका वो 2120/11 आ जाएगा, सॉरी 2120/11 आ जाएगा। देखिए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी A बराबर जो आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यानी ये आ जाएगा 2120/11 आ जाएगी वैल्यू। यानी ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो A दूरी तय करने में कितना भुगतान करना होगा हमें, तो 2120/11। इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे हम जोड़ते हैं। अब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ कार A निकाल देते हैं कि कार A की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, वो भी हम निकाल लेते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ कार A। तो हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड कार A की हमें निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ कार A के लिए आप लोग जानते ही होंगे, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी D/T। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, हमारी डिस्टेंस हमने मानी है A, यानी कार A की जो डिस्टेंस दूरी तय की है, क्या की है उसने, A दूरी तय की है। तो हमने यहाँ पर A अपॉन टाइम कितना लगा है, अब देखिए टाइम लगा है यहाँ पर 20 घंटे, आपके सामने दिया हुआ है टाइम कितना लगा है 20 घंटे। अब देखिए A का मान तो हमें यहाँ से मिल गया है, A का मान हमें कितना मिल गया 2120/11 मिल गया है, तो हम इसको इसमें मान में रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो आप पाएंगे, यानी 2120/11 अपॉन ये क्या आ जाएगा 20। अब देखिए ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो क्या होगा ये 2120/20 × 11, इस तरह से बन जाएगा ये। देखिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यानी 2120 अपॉन, तो यहाँ पर 11/20 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 212/11 जो है 11 दूनी 22 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइड से 212 यहाँ पर आ जाएगा 22। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 9.63 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ये आपका मान निकल कर आ जाएगा। देखिए आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी तो इस वजह से हमें थोड़ा सा साइड में चलना पड़ा है। तो आप अपनी कॉपी पर लाइन बाय लाइन आप इसको लिखते जाइए। तो ये हमारे पास, यानी A की जो हमारे पास जो कह सकते हैं एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आ गई, एवरेज स्पीड इसकी जो हमें निकल कर आ गई वो आ गई 9.63 किलोमीटर प्रति आवर, ये स्पीड हमारे सामने आ गई है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब B की भी निकाल लेंगे। तो B की हमें पता है माइलेज कितना है, 10 का माइलेज है, घंटे कितने लगे 25 लगे हैं, और कुल भुगतान हमने 1950 का किया है। तो अगले पेज पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी B के लिए भी B का जो टोटल पेमेंट है वो आप निकाल लेंगे। B का टोटल पेमेंट हमने जो किया है वो आप पहले निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है, टोटल पेमेंट हमने कितना का किया है, 1950 का किया है, हमें पता है 1950 का हमने पेमेंट किया है। इसके अलावा कितना था, यानी हमने B मान के चले हैं दूरी, तो 6B प्लस 40 का डीजल है आपका, इंटू यहाँ पर आप ब्रैकेट में जो है, यानी कि B अपॉन कितना माइलेज है यहाँ पर B का 10 का माइलेज है, तो B अपॉन 10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो सॉल्व करने के उपरांत आपका क्या बचेगा यहाँ पर, यानी आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया, यानी कि ये आ गया 10B 1950 इक्वल टू 10B, और यहाँ से यहाँ कट गया तो B का मान कितना आया, यानी B का मान अब आपका आ गया यहाँ पर B बराबर 195, यानी B बराबर 195, B का मान आपका यहाँ पर निकल कर सामने आ गया। इसी तरह से हम एवरेज स्पीड इसकी अब निकाल लेते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ जो B है, कार B है, तो कार B की स्पीड एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है आपका, यानी D अपॉन
टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, बी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, 195 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो 195 अपॉन ये किलोमीटर में है दूरी, समझ लीजिए। और इसमें टाइम कितना लगा है हमारा, टाइम हमने ऊपर देख लिया है, टाइम हमारा लगा है 25 का टाइम लगा है, 25 घंटे लगे हैं। तो 195 अपॉन 25। अब देखिए जब इसको आप काटेंगे तो आपका मान जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7.8 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली आपको जो है इसी तरह सी और डी का भी निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको केवल बी तक निकाल के बताऊंगा, सी और डी के लिए भी यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, यानी कि आपको जो सी का निकालेंगे मान उसके लिए भी यही करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी सी के लिए जब आप निकालेंगे तो सी का भी यही रहेगा। तो 6c स्मॉल सी प्लस 40 और ब्रैकेट में आप जो है यानी सी अपॉन जो है यहाँ पर, यानी इसका सी की जो है माइलेज कितना है 9 है यहाँ पर, तो सी अपॉन 9, ठीक है। और भुगतान कितना किया है, भुगतान भी देख लेते हैं, भुगतान किया है 2064 का। तो जब इसे आप टोटल पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के उपरांत आपका कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, यानी सी बराबर मिल जाएगा 9 इंटू 1032 अपॉन 47। ये हमारे सामने इस तरह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपको ये ज़्यादा दशमलव में नहीं लेना है, क्योंकि आपको इसकी एवरेज स्पीड भी अब निकालनी है, यानी सी की जो एवरेज स्पीड है वो भी आप निकालनी है। तो एवरेज स्पीड जो है आपकी ऑफ सी, ये भी आप निकाल लीजिए, ये कितनी आ जाएगी। तो आपको भी पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वही फॉर्मूला होता है हमारा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये सी की क्या निकल आई है, ये किलोमीटर की दूरी निकल आई है, ये दूरी निकल आई है सी की, ठीक है। यानी सी की जो डिस्टेंस है कितनी है, इतनी है। तो डिस्टेंस में आप फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, तो डिस्टेंस और टाइम कितना लिया है इसने, टाइम आपका लिया है, आपके सामने दिया 24 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया है, यानी इसने टाइम कितना लिया है 24 घंटे का टाइम लिया है। तो यहाँ पर आप करिए पुट 9 गुणा 1032 अपॉन 47 अपॉन कितना है यहाँ पर 24 घंटे का टाइम लिया है। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, यानी 9 गुणा 1032 अपॉन 24 इंटू 47। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यानी कि जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि 8.23 किलोमीटर पर आवर की आपके सामने वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए मैंने अपनी कॉपी पर ये ऑलरेडी निकाल कर रख लिया है। अब चूंकि आप लोग जो हैं आप लोग इसको निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए निकालना ये बेहद आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है, आपको कम से कम चेक तो होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। इसी तरह से आप डी का भी निकाल लेंगे, इसी तरह से इसी प्रोसेस से आप डी का भी निकाल लेंगे, तो डी का भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, आपके सामने ये वैल्यू निकल कर आ गई है, और तो आप ये वैल्यू यहाँ पर आप लिखेंगे। देखिए एक ही वैल्यू कितनी आई है, एक ही वैल्यू निकल कर आई है आपकी 9.63 किलोमीटर पर आवर, 9.63 किलोमीटर पर आवर आई है। बी की कितनी आई है, बी की निकल कर आई है 7.8 किलोमीटर पर आवर आई है। सी की कितनी आई है, सी की आई है 8.23 किलोमीटर पर आवर आई है आपकी। इसी तरह से डी की निकल आएगी, जो भी रहेगी डी की भी निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया कौन सी कार ने अधिकतम औसत चाल बनाए रखी है, यानी कि हमें ये पूछा गया है कि जो चाल है एवरेज स्पीड जो है सबसे ज़्यादा किसकी बनाई रखी है। यहाँ पर ए वाली कार ने अपनी जो एवरेज स्पीड है सबसे ज़्यादा बनाई रखी है, इसकी स्पीड 9.63 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा ए वाला, कार ए ने अपनी अधिकतम स्पीड बनाए रखी है। देखिए इस तरह के जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में अगर दिख जाएं, जैसे यहाँ पर आपको तो सी सेट में विकल्प होता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पूरा पेपर कवर करना था तो इस उद्देश्य से मैंने इसको पूरा करवा दिया है। लेकिन आपको अगर लगता है अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, और जब हमें 27 प्रश्न सॉल्व करने हो तो फिर जरूरत ही क्या आ रही है। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और आप अपना ये लिख लेना कॉपी पर, लिख कर आप अच्छे से समझ सकेंगे। वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, फिर भी अगर समझ में ना आए तो पॉइंट टू द पॉइंट आप लिखते जाइए कॉपी पर, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 66वां प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप में हैं, यानी यहाँ पर जो संख्याएं बताई गई हैं कि ये संख्याएं बताया गया है कि एक विशेष पैटर्न है, इसको ये फॉलो कर रही हैं। यहाँ पर ये हमें पता चलता है 84, 14, 12, 81, 18, 9, 88, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, और ये 11।
सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए आप लोग देखेंगे कि 12 का अगर हम कितने साथ में गुणा करेंगे तो आपको कितना वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर 84 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये आपको पता चल गया। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे 9 का गुणा कितने में करेंगे, 9 बार करेंगे तो आपको क्या है 81 प्राप्त हो जाएगा। 11 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 88 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो 14 वाला जो अंक है ये क्या आप देख रहे हैं, यानी ये 7 का मल्टीप्लाई है। 7 का जब हमने 2 में मल्टीप्लाई किया है तो हमें 14 प्राप्त हो गया। ठीक इसी तरह से हमने 9 का जो मल्टीप्लाई 2 में किया है तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 18 प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ का लगा लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसका 2 में करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, यानी ऊपर की तीसरी आकृति में लुप्त संख्या जो है वो 16 है। तो आंसर है यहाँ पर 66 में का बी। 67वां प्रश्न है अब आपका। यहाँ पर एक घन के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के अंक चिन्हित किए गए हैं। घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। तो आपके पास 3 दृश्य दर्शाए गए हैं। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी वाला बताया ही था, किसी भी घन में किसी भी क्यूबॉइड में 6 साइडें होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक साइड है तो एक साइड की उसकी 4 एडजेसेंट होती हैं, यानी कि 4 साइडें उसकी एडजेसेंट होती हैं और एक साइड उसकी जो होती है अपोजिट होती है। एक साइड जो होती है अपोजिट होती है। तो यहाँ पर भी जैसे हमने प्रीवियस वाले पेपर सॉल्व किए हैं तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, हम कोई ऐसी एक साइड देखेंगे जो 2 फलकों में है, यानी 2 आपके क्यूबॉइड में है। तो यहाँ पर एक नंबर जो है ये इसमें भी है, क्यूब एक में भी है, क्यूब 2 वाली आकृति जो दिखाई गई उसमें भी है। तो यहाँ पर एक के एडजेसेंट हम लिखते हैं। एक के एडजेसेंट कौन कौन से होंगे, इसमें 6, 4, इधर कौन कौन से दिए गए हैं, 3 दिया गया है और ये 2 दिया गया है। अब इसका अपोजिट कौन सा बचा है, यानी इसका अपोजिट जो बचा हुआ है कौन सा बचा है, यहाँ पे 5 जो है वो इसका अपोजिट है, यानी ये हमें यहाँ पर पता चल गया 5 जो है इसका अपोजिट है। यानी एक के 6, 4, 3, 2 तो एक के यहाँ पे एडजेसेंट है, यानी अड़ोसी पड़ोसी हैं। 5 इसका बिल्कुल एकदम अपोजिट है। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला नंबर कौन सा है, 3 है। 3 जो है इसमें भी है, एक बी आकृति में भी है, सी वाली आकृति में भी है। तो 3 का हम निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ पर 6 का भी दिया हुआ है तो पहले हम 3 का निकाल लेते हैं। 3 का भी हम निकाल के देख लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। तो 3 का क्या है, 1, 2, इधर क्या क्या आ जाएगा 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पर अपोजिट वाला कौन सा है, 4 नंबर यहाँ पर जो है वो अपोजिट है, ये हमें प्राप्त कर लिया। इसी तरह से 6 का भी लिख लेते हैं, यहाँ पर बड़ा आसान तरीका है। 6 में क्या है, यानी यहाँ पर 1, 4, इधर 6 में 3 और 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर छूट कौन सा रहा है, यहाँ पर आपका 2 वाला छूट रहा है, तो 2 वाला आपका जो है अपोजिट है। अब चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, घन पर क्रम से ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या होंगे। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं 5 में के 2 एडजेसेंट दिखाए गए हैं ए और बी, और पूछा गया है इनके संभावित अंक क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ऊपर चलिए, आपने ये देखा है, यानी ऊपर अब आपने देखा था कि एक जो था, एक का अपोजिट कौन सा था, 5 था। ठीक है, एक का अपोजिट कौन कौन सा था, 5 था। तो 5 के एडजेसेंट कौन से होंगे, यानी अब आप ध्यान देना, एक के एडजेसेंट आपके 6, 4, 3, 2 हैं, यानी माना, यानी मतलब आपका यही है कि जब एक के एडजेसेंट कौन, यानी कौन कौन से हैं, 6, 4, 3, 2 हैं, और इसका अपोजिट कौन सा है, 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 के भी तो एडजेसेंट यही होंगे, सेम टू सेम यही होंगे, 5 के भी तो एडजेसेंट 6, 4, 3, 2 ही होंगे। तो आप वही करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या 3 और 2 कोई है, हाँ, पहले वाले ऑप्शन में आपका 2 और 3 है। तो यहाँ पर आपका 67 का आंसर हो जाएगा ए। ये समझने वाली बात ये है कि एक जो है ये 5 का अपोजिट है, यानी कहने का मतलब क्या है, ए के जो एडजेसेंट है वही तो 5 के एडजेसेंट होंगे। तो ए के एडजेसेंट हमारे पास पता चल गए, हमें 5 के एडजेसेंट निकालने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है ये 5 के अड़ोसी पड़ोसी हैं ए और बी। तो हमें पता चल गया, यहाँ पर मैं चेक किया कि 2 और 3 इसमें आंसर है, तो आपका आंसर है यहाँ पर ए वाला। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए 2 संचित्रों का अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात दिए गए 5 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। एक विश्वविद्यालय में कुछ चुनिंदा विभागों में प्राध्यापकों की लिंग अनुसार संख्या है। जैसे भौतिकी में जो 32 प्रोफेसर हैं, किसके, मेल पुरुष हैं, और यहाँ पर 8 जो है महिलाएं हैं। गणित में कितना है, 28 प्रोफेसर जो हैं मेल हैं, और महिलाएं कितनी हैं, 8 महिलाएं हैं। रसायन विज्ञान में जो पुरुषों की संख्या है 16 है, और यहाँ पर कितनी महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा हैं, यानी लगभग 20 से ज़्यादा हैं। वनस्पति विज्ञान में यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितनी है संख्या, जो पुरुषों की संख्या है लगभग 10 के करीब है। इसके अलावा महिलाएं जो हैं यहाँ पर लगभग 14 के करीब महिलाएं हैं। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। और भौतिकी प्राध्यापकों की आयु दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो ब्लैक वाला है इसमें दिया हुआ है 35 से 44 साल की एज का ग्रुप है, और ये सब कितनी है इनकी संख्या, 40% लोग हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगला बताया गया है कि ये 20% लोग हैं। ये भौतिकी वाला है, केवल ध्यान देने वाली सबकी नहीं बताई गई है। सभी
पूरे जितनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सभी एज ग्रुप का नहीं है, केवल जो भौतिकी विभाग में प्रोफेसर मौजूद हैं उनका आयु ग्रुप दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है, भौतिकी विभाग में जो प्रोफेसर हैं उनका आयु ग्रुप यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका 68वां प्रश्न है, भौतिकी के कितने प्राध्यापक 35 से 44 आयु समूह में हैं? यानी भौतिकी के कितने प्राध्यापक 35 से 44 आयु समूह में हैं? थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भौतिकी में मेल कितने हैं? देखिए यहाँ पर मेल जो है वो 32 हैं और फीमेल कितनी है? 8 हैं। यानी टोटल कितने हो गए? 40 लोग मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, जो फिजिक्स है आपका, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। फिजिक्स में आपके मेल जो हैं आपके 32 मेल हैं और 8 जो हैं ये फीमेल हैं। तो हम ये टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है यहाँ पर 40 है। अब यहाँ पर पूछा गया है, यानी 40 का आपको 40% पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया कितने प्राध्यापक 35 से 44 आयु समूह के हैं। तो 35 से 44 आयु समूह का जो है कितना प्रतिशत है? भौतिक वाले समूह में 40% है। तो आप इसका 40% निकाल लीजिए, 40 गुणा 40/100। तो यहाँ से ये और ये कट गए तो कितना आ जाएगा? 16। यानी कि 40 लोगों में से, यानी कि भौतिकी विभाग में जो 40 लोग हैं महिला पुरुष मिलाकर, उनमें से 16 लोग जो हैं इनका आयु ग्रुप 35 से 44 के बीच में है। ये हमारे पास जानकारी आ गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा 68 का बी वाला। 69वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस एक विभाग में पुरुष स्त्री अनुपात सबसे अधिक है? भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र? तो देखिए चारों का हम यहाँ पर देख लेते हैं। भौतिकी में कितने पुरुष हैं आपके? 32 और महिलाएं कितनी हैं? 8। तो सबसे पहले आपका जो फिजिक्स है इसमें कितना है? 32/8, यानी 32 आपके पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। यानी यहाँ पर अनुपात फ्रैक्शन जो हमें निकालना होता है, यानी कि जो आपका रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी मेल रेशियो फीमेल आपका निकालना है, तो यानी फ्रैक्शन हो गया आपका इसका। तो फ्रैक्शन M/F ये हो गया आपका। और इसमें जो ऊपर का अंश सबसे बड़ा होता है तो वही यहाँ पर क्या है? सबसे अधिक इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? भौतिकी की 4 निकल कर आ गई। इसी तरह से गणित का निकाल लीजिए। देखिए गणित का आप जब देखेंगे तो गणित में कितने हैं? गणित में 28 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 28/8। यहाँ पर कितना निकल कर आ गया? यहाँ पर करीब निकल कर आएगा आपका 3 के करीब वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी यहाँ पर 7/2 की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/1 की। रसायन विज्ञान का आप देखेंगे यहाँ पर, तो रसायन विज्ञान का कितना आ जाएगा? यहाँ पर लगभग आपके जो पुरुष हैं आपके ये 16 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं? 22 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगा ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया है कि इसमें चाहिए क्या होता है, यानी कि हमें अंश बड़ा होना चाहिए हर से, तभी हमारा यहाँ पर ये निकलता है। तो ये रसायन विज्ञान तो होगा ही नहीं। अर्थशास्त्र भी देख लेते हैं, यानी इकोनॉमी कितनी है यहाँ पर आपके 20 पुरुष हैं और 24 पुरुष हैं आपके और यहाँ पर 8 महिलाएं हैं। तो 24/8 यहाँ पर कितना आ जाएगा? यानी कि 3/1 आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा है? ए वाला है, यानी भौतिकी वाला है यहाँ पर। तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला, यानी भौतिकी वाला समूह पुरुष स्त्रियों का अनुपात भौतिकी में सर्वाधिक है। तो आंसर है यहाँ पर 69 का ए वाला। 70वां प्रश्न है अब आपका, मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत क्या है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि मनोविज्ञान के टोटल जो प्राध्यापक हैं साइकोलॉजी के, इसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान में आपकी 4 तो पुरुष दिखाए गए हैं, 4 पुरुष बताए गए हैं और महिलाएं कितनी बताई गई हैं? 6 महिलाएं बताई गई हैं। तो कितना हो गया? टोटल 10 हो गया। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि हमारे 4 मेल हैं और 6 जो हैं आपकी फीमेल हैं। तो कितना टोटल हो गया? 10 हो गया। और आप इसका जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर बड़ा सिंपल तरीका है इसका, यानी कि 6 टोटल संख्या कितनी है? 10 गुणा 100। तो ये से ये कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60%, यानी कि यहाँ पर 60% महिलाएं हैं। 70वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 71वां प्रश्न है अब आपका, यदि भौतिकी की 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या क्या है? उस आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है। यानी कि यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो फिजिक्स वाला समूह है उसमें 25 से 34 वाली जो एज ग्रुप है उसमें 25% जो है क्या है? फीमेल है। तो 25 से 34 आयु समूह के भौतिकी के पुरुष प्राध्यापकों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भौतिकी में टोटल संख्या कितनी थी। आपको पता होना चाहिए 32 तो उसमें मेल थे और 8 फीमेल थी, तो संख्या हमारी थी वहाँ पे 40 की संख्या थी। अब 25 से 34 वाला ग्रुप की संख्या कितनी है? 25 से 34 वाले ग्रुप की संख्या यहाँ पर है 30%। तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, यानी जो 25 से 34 वाला ग्रुप है ये आपकी भौतिकी में इसकी संख्या कितनी है? 30% है। तो आप इसका निकाल लीजिए 30%, यानी कि 25 से
34 वाला एज ग्रुप है, इसकी संख्या आप निकाल लीजिए कितनी होगी 40 में से, तो 40 गुणा 30 बट्टे 100, तो ये कट गए, ये कट गए, यानी यहाँ पर आपकी पता चल गया कि 25 से 34 वाले ग्रुप में यहाँ पर 12 लोग हैं। अब 12 लोगों में से यहाँ पे बताया गया है कि जो 12 की संख्या है इसमें से 25% स्त्रियां हैं, यानी स्त्रियों की संख्या कितनी है 25% है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 12 इंटू 25/100, तो यहाँ पर ये 4 और ये 3, यानी कहने का मतलब क्या है 12 में से 3 तो यहाँ पर क्या है स्त्रियां हैं, 3 तो स्त्रियां हैं, तो पुरुष कितने बचे यहाँ पर 12 में से जब 3 निकाल देंगे तो 9 जो है आपके क्या बचेंगे पुरुष बचेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, आपका कौन सा होगा आंसर होगा यहाँ पर 71वें का ए वाला। 72वां प्रश्न है अब आपका, यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों की संख्या कुल प्राध्यापकों की 2% है, तब इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर पूछा गया है कि मनोविज्ञान के जो प्राध्यापक हैं इनकी संख्या जो है विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों की 2% है, यानी विश्वविद्यालय में जितने भी लोग कार्यरत हैं उनकी 2% बताई गई है, तब इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की कुल संख्या कितनी है। देखिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय में टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर कितने हैं 100% मान के चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो प्रोफेसर हैं उनकी संख्या मान के चल लेते हैं 100% है। यहाँ पर बोला गया इन 100% में से 2% कौन से हैं साइकोलॉजी के हैं। अब देखिए साइकोलॉजी के पहले हम ये देख लेते हैं टोटल प्रोफेसर कितने हैं, यानी कि मनोविज्ञान में आपके कितने हैं 4 तो यहाँ पर पुरुष हैं, यानी 4 तो यहाँ पर मेल हैं, और फीमेल कितनी है यहाँ पर फीमेल की संख्या देख लीजिए 6 फीमेल हैं आपकी, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं 10 लोग हैं इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यानी टोटल यहाँ पर साइकोलॉजी में टोटल प्रोफेसर कितने हैं लिख लेते हैं, साइकोलॉजी में टोटल आपके जो प्रोफेसर हैं उनकी संख्या है आपकी 10। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अब बताया गया है कि 2% है, यानी कि ये जो लोग हैं इनकी संख्या कितनी है 2% है, तो 2% इक्वल टू 10 लिख ले रहे हैं, यानी कि ये पूरी संख्या का 2% है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें चूंकि 100% प्रोफेसर चाहिए, यहाँ पर तो ये केवल 2% है, हम यहाँ करेंगे यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ताकि ये संख्या जो है आपकी किसके बराबर हो जाए 100% के बराबर हो जाए। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया ये 100% बन गया, और ये आगे संख्या यहाँ पर 500 आ गई। तो विश्वविद्यालय में टोटल प्राध्यापक कितने हो गए 500 प्राध्यापक हो गए, यानी विश्वविद्यालय में टोटल 500 प्राध्यापक हैं, और 500 में से 2% प्राध्यापक आपके, यानी 10 प्राध्यापक आपके किसके हैं साइकोलॉजी के हैं। ये हमने यहाँ पर ये संख्या निकाल ली है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 72वें का बी वाला। 73वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित आकृतियों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी एक तर्क संगत रूप से उपर्युक्त प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए 7वें स्थान पर आएगी। यहाँ पर हमें देखना है कौन सी आकृति जो है 7वें स्थान पर आएगी, ये हमें देखना है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें पहले आकृतियों का पैटर्न देख लेते हैं। एक तो 3 एरो हैं, इनकी डायरेक्शन जो है दिखा रहे हैं यहाँ पर आप। इसके अलावा एरो के अलावा एक सर्कल है बीच में, फिर इधर आप देखेंगे सर्कल से एक यहाँ पर आपका वर्ग बन गया है, फिर से सर्कल है, यानी आप पहली आकृति में गोला, दूसरे में वर्ग, फिर से गोला, यहाँ पर क्या है वर्ग बन गया, यहाँ पर गोला, यहाँ पे वर्ग बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है 7वें नंबर वाली आकृति में भी बीच में गोला आएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी 3 आकृतियों में गोला है, तो यहाँ पर सी वाली में गोला नहीं, तो सी वाला तो ऑप्शन निकल गया। अब अंदर वाले यहाँ पर जो एरो दिए गए हैं उनको ध्यान से देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये पाएंगे जो पहली वाली आकृति है, पहली वाली आकृति के एरो और चौथी वाली आकृति के एरो समान है, यानी पहली वाली आकृति के एरो और चौथी वाली आकृति के जो एरो हैं वो सिमिलर हैं, यानी ये दोनों सिमिलर हैं। केवल इसमें क्या हुआ है, डिफरेंस क्या आया है, यहाँ पर गोले की जगह क्या हो गया है, यहाँ पर एक वर्ग बन गया है। अब सेकंड वाली आकृति देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड वाली आकृति ले लेते हैं। सेकंड वाली आकृति की जो एरो का पैटर्न आप देखेंगे, यानी इस तरह से जो आ रहा है पैटर्न, ये आ रहा है, ये पैटर्न और 5वीं वाली आकृति का जो पैटर्न है ये समान है, बस अंतर क्या आ गया है, यहाँ पर आप ये अंतर देखेंगे, यहाँ पर आपका वर्ग है तो यहाँ पर गोला हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब अगला वाला पैटर्न देखते हैं, तीसरा वाला। तो तीसरे वाला पैटर्न में आप देखेंगे जो तीसरा वाला पैटर्न है, यानी बीच में गोला है और छठे का यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया वर्ग बन गया है। ऊपर के एरो समान है, इसके भी एरो समान है आप देखेंगे, और नीचे वाला भी एरो समान है। थर्ड वाला जो है छठे से मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बचा कौन सा आपका, अब देखिए चौथे से, इसका मतलब क्या है, जो चौथा वाला जो पैटर्न होगा वो 7वें का होगा। चौथा वाला जो पैटर्न होगा वो 7वें का होगा। फर्क ये होगा कि बीच में जो आपका वर्ग दिया हुआ है इसकी जगह गोला बन जाएगा और बाद बाकी एरो जो है आपके समान रहेंगे, यानी एरो आपके कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये एरो आपका ये हो जाएगा
और ये हो जाएगा एरो, और एक एरो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा बन रहा है इसमें। तो आपका यहाँ पर ये बन रहा है आपका डी वाला। तो आंसर है यहाँ पर आपका 73वें का डी। 74वां प्रश्न है अब आपका, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर क्या है आपका, एक सोने का सिक्का है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं, और इस तरह से स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का जो रेशियो है वो 1/2 का हो जाता है। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लीजिए जो स्वर्ण सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, स्वर्ण सिक्के की संख्या यहाँ पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, स्वर्ण सिक्के आपके x हैं, तो आपके जो अस्वर्ण सिक्के हैं ये कितने होंगे, क्योंकि हमें ये ऊपर दिया हुआ है ये स्वर्ण की तुलना में 3 गुने हैं, यानी एक स्वर्ण का सिक्का जो है अस्वर्ण के 3 के बराबर है, तो इनकी संख्या क्या हो गई, 3x हो गई। यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि ढेर में 10 सोने के सिक्के और डाल दिए जाते हैं, यानी कि आपका एक ढेर है, इसमें 10 सोने के सिक्के हमने यहाँ पर और डाल दिए। उसके बाद इसका जो रेशियो है यानी अनुपात है x + 10, यानी कि ये, और इसका अनुपात किससे, यानी कि जो अस्वर्ण सिक्के इनसे, तो ये 1/2 का अनुपात हो जाता है। यानी आप समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो सोने का ढेर है, सोने के सिक्के हैं x, इनमें 10 सिक्के हमने और ऐड कर दिए, इसलिए हमने x में ऐड कर दिया। और यहाँ लाइन कह रही है कि स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात यानी x + 10 / 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2x + 20 बराबर 3x, ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पूछा गया है कि कितने, यहाँ पर ये पूछा गया है हमसे कि सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सिक्कों की जो अभीष्ट संख्या है वो आप निकाल लीजिए, यानी सिक्कों की जो अभीष्ट संख्या निकलेगी वो भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, x + 10 डाले गए हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, इसके अलावा ऑलरेडी 3x हैं ये, तो अब आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, क्या रखते हैं, यानी कि वैल्यू, यानी कि चूंकि यहाँ पे 10 सिक्के बाद में ऐड कर दिए गए इसलिए x में ऐड कर दिए गए। तो अब x की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 + 10 + 3 × 20, तो ये 30 हो गया, और इधर क्या हो गया, ये 60 हो गया। तो आपकी वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर 90, यानी ढेर में कितने हैं आपके सिक्के हैं, 90 सिक्के हैं, जिनमें 30 सिक्के आपके सोने के हैं, यानी कि यहाँ पर सोने के सिक्के यहाँ पर कितने हो गए, 30 हो गए, और जो आपके अस्वर्ण सिक्के हैं ये 60 हैं, और इनका अनुपात कितना बन गया, यानी इसका जब अनुपात आप निकालेंगे आप पाएंगे क्या आ जाएगा, 1/2, यानी 1/2 का एक अनुपात 2 में ये आ जाएंगे। तो 74वें का आंसर होगा आपका ए वाला। 75वां प्रश्न है अब आपका, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों का इस प्रकार लगाना चाहता है इन पौधों को जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या यानी रो और कॉलम की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से उसे लगाने हैं कि जो रो और कॉलम है ये आपके समान हो जाए, यानी ये आपकी कॉलम है और ये इस तरह से आपकी रो बन जाएंगी, तो इनमें ये संख्या ये समान हो जाए, जो भी यहाँ पर रहे। तो आपके कितने हैं, यानी यहाँ पर तो अभी आपकी 3 रो दिखाई गई हैं, तो ये यानी यहाँ पर आपके 4 कॉलम हो गए और ये 4 ही रो बन गई, 1 2 3 4, तो इस तरह से आ जाए, संख्या यहाँ पर समान आ जाए। तो जैसा कि हम यहाँ पर अब देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ रो जो है ये नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर आपको हम एक संख्या दे रहे हैं, यानी कि 100 की एक संख्या दे रहे हैं, यानी मान लीजिए हमारे पास 100 पौधे हैं, हमारे पास 100 पौधे हैं और हमें इनको रो और कॉलम में रखना है, तो कितना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, साफ सिंपली 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10 रो होंगी और 10 ही कॉलम होंगे, यानी 10 रो होंगी और ये 10 ही कॉलम होंगे, जिनमें आपकी ये संख्या पूरी आ जाएगी। अब ठीक इसी तरह से आप 1000 का देखिए, क्या 1000 के इर्द गिर्द, देखिए 1000 में हम क्या करेंगे, जो 1000 की संख्या दी हुई है, चूंकि 1000 की संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, यानी एग्जैक्ट फिगर में वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन से करेंगे, यानी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको रखकर देखेंगे क्या इन ऑप्शन को रखने की वजह से संख्या ऐसी हो जाती है जिससे इसका कोई वर्गमूल निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो 1000 में हम 14 जोड़कर देखते हैं, इसका वर्गमूल आ जाएगा क्या, बिना यानी बिना दशमलव की संख्या के नहीं आएगा। 1014 का आप निकाल के देखिए, नहीं निकलेगा। 1000 में अगला ऑप्शन लेते हैं 24 वाला, ये रख लिया हमने, 1000 + 24 1024। क्या 1024 किसी का वर्गमूल है, हाँ 1024 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 32, यानी ये 32 का वर्गमूल होता है, 32 × 32 आप करेंगे तो आपको यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, आपको 1000 पौधों में
24 पौधे और ऐड करने पड़ेंगे, तब आप क्या है 32 की रो और 32 के कॉलम में इसको फिट कर पाएंगे। तो यहां पर 75वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 76वां प्रश्न है अब आपका 76 है आपका, किसी विश्वविद्यालय के विद्यालय के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु 700 रुपए की राशि में 7 नगद पुरस्कार, कितनी की राशि है 700 रुपए की है, इसमें 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि अगर प्रत्येक पुरस्कार जो है उसके पिछले से 20 रुपए कम है तो उसका न्यूनतम मूल्य क्या है। तो हम ये मान के चलते हैं जो आपका पुरस्कार है इसकी सबसे कम कीमत, यानी कि जो पुरस्कार आपका है इसकी हम ये मान के चल रहे हैं सबसे कम कीमत क्या है, सबसे कम कीमत हम यहाँ पर x मान लेते हैं। सबसे कम कीमत क्या मान के चलते हैं, कीमत बराबर x मान ली हमने। तो यहाँ पर 7 पुरस्कार हैं तो 1 बाई 1 क्या होगा, यानी कि ये x, इसी तरह से इसके अगले वाले की क्या होगी, इससे 20 ज़्यादा होगा तो ये x प्लस 20 हो गया। इससे अगला वाला क्या होगा, x प्लस 40 हो जाएगा। इससे अगला वाला क्या होगा, x प्लस 60 हो जाएगा। इससे अगला वाला क्या होगा, x प्लस 80 हो जाएगा। इससे अगला वाला x प्लस 100 और इससे अगला वाला क्या हो जाएगा आपका x प्लस 120। अब आप काउंट कर लीजिए, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, 700 रुपए के बराबर है। अब एक तरीका है आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व का मतलब क्या है, अब आप इसको जोड़ेंगे, x कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, 7x है, 7x प्लस ये जोड़ लीजिए 20 60 120 200 300 प्लस 420, 420 बराबर 700। तो यहाँ पर अब आप इसे सॉल्व कीजिए, यानी कि यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो 7x बराबर 700 माइनस 420। तो यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका रह गया 280, 7x बराबर 280। अब इसको काट लीजिए, 4 बार कटेगा ये 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40 रुपये। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे न्यूनतम जो पुरस्कार का मूल्य कितना है आपका 40 रुपये। यानी सब पुरस्कार सबसे कम कीमत का हमने x माना था तो x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। तो सबसे कम कीमत का पुरस्कार कौन सा है, 40 रुपये का है। तो आंसर है 76वें का बी वाला। 77वां प्रश्न है अब आपका, किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आवेदक हैं, आवेदकों की संख्या कितनी है, आवेदक आपके जो है 120 हैं, इनमें से 70 पुरुष हैं, यानी कि यहाँ पर 70 जो है मेल हैं, महिलाएं कितनी बची यहाँ पर 50 यहाँ पर फीमेल हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ड्राइविंग लाइसेंसधारी हैं, डीएल वाले जो ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस लिख देता हूँ यहाँ पर, इनकी संख्या कितनी है 80 है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें से कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिलाएं होंगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये पूछी गई है कि ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या क्या कब होगी, यानी ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की जो मैक्सिमम मैन की संख्या कब होगी, मैक्सिमम मैन आपके कितने आ जाएंगे 80 में, 80 में मैक्सिमम मैन पूरे आ जाएंगे, 70 के 70 आ जाएंगे और 10 महिलाएं हो जाएंगी। तो मिलाकर हमारा कितना बन जाएगा, ये 80 बन जाएगा ऐसे करके। मिनिमम कितने आ सकते हैं, मिनिमम मैन यहाँ पर कितने आ सकते हैं, अब देखिए 50 महिलाएं हैं हमारे पास, तो 80 में से 50 अपन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी इसमें 30 मिनिमम पुरुष आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैन आपके 70 आ गए और मिनिमम मैन कितने आ गए 30 आ गए। तो आप 70/30 कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7:3 या 7/3 या 7:3, यानी अधिकतम और न्यूनतम पुरुषों के बीच जो कि लाइसेंसधारी पुरुष हैं इनका अनुपात 7:3 है, 7 से 3 का। 77वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 78वां प्रश्न है अब आपका, एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के लिए, यानी 1000 सैनिक हैं, 1 महीने का भोजन था। गैरिसन का मतलब होता है सैनिक शहर। 10 दिन के बाद 1000 अतिरिक्त सैनिक गैरिसन में शामिल हुए, तो बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकेंगे। यानी कि यहाँ पर किसी गैरिसन शहर में 1000 सैनिकों के खाने की 30 दिन तक की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है 10 दिन के बाद 1000 सैनिक और आ जाते हैं, तो जितना आप गैरिसन शहर में खाना है वो अब कितने दिन चल पाएगा, ये पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हमें ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर 1000 सैनिकों का जो राशन था कितने दिन के लिए रखा गया था, 30 दिन के लिए रखा गया था। लेकिन अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 1000 सैनिक यहाँ पर अपना जो राशन है उसमें से 30 दिन का राशन लेके चले थे, उसमें से 10 दिन ये निकाल चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होता है 1000 सैनिक तो है ही है, इसमें 1000 सैनिक 10 दिन के बाद और आगे जुड़ जाते हैं, तो अब ये कितना चलेगा, तो हम ये मान लेते हैं दिनों की संख्या यहाँ पर x मान के चलते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1000 गुणा यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000 गुणा x,
यहाँ पर आप ये 0 से ये 0 कट गए, यानी कि यहाँ पर 2x बराबर 20। अब 2 से इसे काट दीजिए, x बराबर 20/2, तो यहाँ पर 10। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अपन का राशन है ये 10 दिन और चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 78 का डी वाला। 79वां प्रश्न है अब आपका, अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है अरुण नाम का, ठीक है, और अरुण क्या है, इसकी एक अपनी मोटरसाइकिल है, इसकी टंकी फुल करवा देता है और फुल करवाने के उपरांत वो टंकी से लगभग 10 दिन तक वो यूज कर पाता है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि अरुण जो डेली दूरी तय करता है 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, हमने एक अपनी तरफ से मान लिया है, और इस तरह से उसकी जो पेट्रोल है वो 10 दिन चल जाती है, यानी ये 10 डेज तक ये चल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात बोली गई है कि यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये अब ये 125 किलोमीटर चलने लगा है। तो अब ये पूछा गया कि अब ये पेट्रोल कितने दिन चल पाएगी, ये यहाँ पर ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको ये पता ही होना चाहिए कि जब जब डिस्टेंस बढ़ती है, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम यहाँ पर कम होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होती जाएगी। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पता है कि जो डिस्टेंस है उसका अगर रेशियो निकालें हम तो 100/125 आएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, यानी कि ये 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 100 में ये कितना चलेगा, यानी कि 4 पार्ट चलेगा और ये 5 पार्ट चलेगा, यानी 4:5 आ गया यहाँ पर। अब टाइम के अकॉर्डिंग देख लें, यानी ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आ गया, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो आ गया, मैंने बताया था टाइम जो होता है वो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर टाइम का कितना आएगा, 5/4 आ गया, यानी 5:4 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 किलोमीटर चल रहा है पर डे के हिसाब से, तो 5 पार्ट चलेगा, यानी हम दिन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे पार्ट बोलेंगे। और अगर 125 के हिसाब से चल रहा है तो 4 पार्ट चलेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसको आप तोड़ लीजिए, यानी आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 10 का 5 पार्ट आप जब करेंगे तो 5 का जो होगा 10 वो होगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 4 का पार्ट जो निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 दिन हो जाएगा। ये भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकला है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो 5 पार्ट ये चला है तो 5 पार्ट 10 डे के बराबर है। ठीक है, तो 1 डे का कितना आ जाएगा, एक का आपका निकल कर आ जाएगा, एक पार्ट का जो निकल कर आ जाएगा 10/5, यानी कि 2 दिन, 2 डेज आ जाएगा। तो आप जब इसका 5 पार्ट का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप क्या करेंगे, यानी 4 पार्ट का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दिन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो अरुण टंकी फुल करवाता है, अगर उसमें 25% प्रतिदिन अधिक उपयोग करना स्टार्ट कर देता है तो उसका जो पेट्रोल है वो अब कितना, 8 दिन तक यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 79 में का डी वाला, यानी कि 8 दिन। 80वां प्रश्न है अब आपका, एक व्यक्ति 6 घंटों में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी में वापसी कर तय कर सकता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वॉक करके प्लस ड्राइव करके, बताया गया है कि एक तरफ से यानी कि वॉक पर जाता है, यानी पैदल चलकर जाता है, और दूसरी तरफ ड्राइविंग से आता है, तो ऐसे करके से 6 घंटे लगते हैं। ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है। वह उस दूरी को दोनों तरफ से पैदल चलकर 10 घंटों में तय करता है। यानी कि ये एक तरफ से भी पैदल जा रहा है और दूसरी तरफ से भी पैदल आ रहा है, तो कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर समय लग रहा है आपका 10 आवर लग रहा है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक तरफ से पैदल चलकर जा रहा है और दूसरी से वापस आ रहा है, तो 10 घंटे लग रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 घंटे एक तरफ से वॉक में लगते हैं, 5 घंटे एक तरफ से पैदल चलने में लगते हैं। तो ऊपर यहाँ पर 6 घंटे जो दिया गया है, तो इसमें क्या है, इसमें 5 आवर ये यहाँ से चला होगा, वॉक चला होगा, और 1 घंटे इसको जो है ड्राइव में लगा होगा। ठीक है, तभी तो इसका जो है 6 घंटे हुआ है। अब पूछा गया है दोनों तरफ गाड़ी चलाकर उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी दोनों तरफ अब ये ड्राइव से ही जाए, यानी अपनी ड्राइविंग करके दोनों तरफ जाए तो कितना समय लगेगा। आप जोड़ लीजिए, ड्राइविंग का कितना निकला था, 1 आवर निकला था, तो 1 + 1 यानी कि यहाँ पर अब इसको 2 घंटे का समय लगेगा, दोनों तरफ से ये गाड़ी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर 80वें का आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि 2 घंटे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सीसेट को हल्के में ना लें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो सीसेट को नज़रअंदाज करते हैं, कहते हैं हम देख लेंगे, एंड टाइम पर देख लेंगे। और कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स तो यानी जो आपका प्री वाला पेपर है, जीएस वाला पेपर है, वो तो निकाल लेते हैं, लेकिन सीसेट में अटक जाते हैं।
तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सी सेट को अभी से कवर करके चलना है। यानी इतना तो हो जाए कि हम 27-28 प्रश्न सही सही बिल्कुल कर पाएँ, तो आपको इतना अभी से करके चलना है। तो आपको जब सहूलियत दी जा रही है, पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं सोल्यूशन के साथ, तो आप इसको देखने में दिक्कत क्या आ रही है। तो मेरी गुजारिश सभी से यही है, इस पेपर को ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें रह जाते हैं तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, आई होप आप ये बात समझेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।